हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए पढ़ते हैं आज आज से दोस्तों कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी साइंस कि इसमें पहला चैप्टर है। इसे आज से चालू हो गया दोस्तों कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी साइंस कि इसमें पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपने इसके बारे में जानते हैं कि फसल फसल कैसे उत्पादन होता है। जैसे हम लोग के जैसे जो दोस्तों जो किसान जो हम लोग बहुत से दोस्तों जो है जो किसान परिवार से आते हैं तो कैसे फसल को उत्पाद करते हैं या उसका प्रबंधन करते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आते हैं जो जो किसान परिवार से आते हैं, जो इनके बारे में वो अच्छी तरह से जान सकेंगे कि फसल का कैसे उत्पादन किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। फिर आइए जानते हैं ग्रीष्म ग्रीष्मावकाश में पहली एवं बुझो अपने चाचा के घर गए। उसके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे और जैसे कि खुरपी या कराती खुरपी कराती सब के बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। और बेलचा हल आदि देखे। और मैं जानना चाहता हूँ कि या बुझो कुछ करे कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आज पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? पहले जाना चाहिए, भोजन बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। 1.1 कैसी पद्धतियाँ जानते हैं कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ कर किया और कालांतर वे खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। कि आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला खरीफ फसल वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में समांतर जून से सितंबर तक होती हैं और जैसे जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें होते हैं। रबी फसल होते हैं जो शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाती है। तो उगाई जाने वाली फसलें जैसे रबी फसलें कहलाते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों या अलसी, ये रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। कि आधारिक फसल पद्धतियां, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप या समयाधिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियों जो आगे दिए गए हैं। पहला है क्रियाकलाप कार्य, जैसे मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक डालना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ये 7 तरीके हैं जो इस तरह से क्रियाकलाप करते हैं। जो इस तरह से कृषि पद्धतियाँ जो 7 प्रकार से क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं कि मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, तो इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े जड़ें मजबूत भूमि में गहराई तक जा सकती है और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से यह शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है और यह जीव किसानों के मित्र हैं। और क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु या कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों का द्वारा अपघटित होते हैं। इन प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निमुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे
इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी का उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है और इसे हल चलाना कह सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि यदि मिट्टी अत्यधिक सूखा हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से यह तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत की समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जा सकता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है और इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली या कल्टीवेटर या इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। देखो ये हल का यह चित्र दिखाए गए हैं। तो दोस्तों 1.a में ये हल का ये चित्र यहाँ दिया गया है। ये आगे पढ़ते हैं आगे। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने या खरपतवार निकालने एवं मिट्टी या खुरचने के लिए किया जा रहा था। और यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल या शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक चौड़ी बैल एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.a में आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रही है। कुदाली ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की छड़ी या मूड़ी प्लेट है होते हैं। जैसे यहाँ जोत दिखाए गए हैं या फाल दिखाया गया है नीचे दोस्तों, यह हल सेफ्ट दिखाया गया है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है दोस्तों वो अच्छी तरह से इनको जानते हैं, इसको कर सकते हैं। जैसे यह कुदाली दिखाया गया किस तरह से यह कुदाली है दोस्तों, इसको कुदाली कहते हैं। ये कुदाली को ये दिखाया गया है किस प्रकार की है। ये पकड़ है, हैंडल है, जोत है, मूड़ी प्लेट है, छड़ है, इस तरह ये कुदाली है। मूड़ी प्लेट लगी होती है। इसमें बोला गया है कि जो प्लेट की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। चित्र 1.1b में दिखाए गए हैं। कल्टीवेटर या आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित या कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम या समय दोनों की बचत होती है। जैसे चित्र 1.1c में दिखाया गया है। जो कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए इसमें दिखाया गया है कि इसमें किस तरह ये दिखाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। बुआई क्या होता है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं या स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देता है और बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी मां को देखा कि मां चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी और कुछ मिनट बाद पश्चात बीज पानी के ऊपर तैरने लगे और मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। आइए आगे बात करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 एक बिकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाल डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं और क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं और अच्छे स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। और बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में आवश्यक है कि जैसे 1.2a 1.2b तो 1.2a में बीज बोने वाले पारंपरिक तरीका इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरह से बीज बोया जाता है। इसमें ये पारंपरिक तरीका दिखाए गए हैं। और बी में देखेंगे कि ये कल्टीवेशन है। बी में यह सीड या ड्रिल है। इस तरह ये ट्रैक्टर लगाकर इस तरह से ये कल्टीवेट किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाना औजार कीप के आकार का होता है। जैसे चित्र 1.2 में दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ औजार कीप के ये दिखाया गया बीज को किस तरह बोया जाता है। इस तरह ये दिखाया गया कि इसमें ये दिखाया गया है। आगे बात करते हैं। परंपरागत रूप से बीजों का बुआई में इस्तेमाल किया जाने औजार कीप के आकार का होता है। जो चित्र 1.2 में बीजों का कीप के अंदर डालने का ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। बीज बोने का पारंपरिक तरीका। आइए आगे बात करते हैं कि सीड ड्रिल क्या है। सीड ड्रिल कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र 1.2b का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी या गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के कारण बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए और इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से पहले एक श्रम दोनों का ही बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला और नर्सरी है और मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं और वे इस प्रकार क्यों रखे हैं। आइए पढ़ते हैं
कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है और पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। और कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश या पोषण एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली या स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ या प्रदान करती है या पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरे फसल उगाता रहता है, जिससे खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यह पोषकों का क्या होता है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अवशिष्टों से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटन खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोजिस्टिंग पढ़ चुका है। वर्मी कंपोजिस्टिंग पढ़ चुका है कक्षा 6 में, अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 कि गेहूं अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए और इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित ये छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर A, B, C निशान लगाएं। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर या खाद मिलाइए और गिलास बी में समान मात्रा मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। तो गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए चित्र 1.3 ए में इसमें पानी की समान मात्रा में डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और प्रतिदिन पानी देते रहिए और 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। चित्र 1.3 बी में दिखाया गया है कि जो प्रयोग तैयार किया गया इसमें किस तरह किया गया खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों का वृद्धि इसमें दिया गया है। आइए बात करते हैं, क्या तीनों गिलास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है? और उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट या सुपर फॉस्फेट या पोटास या NPK, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम या इनके उपयोग इससे किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने की सहायता मिलती है। परंतु इन उर्वरकों अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। तथा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। और खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है और मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्र। यह एक फसल के बारे में दूसरे किस्म की फसल एकांत क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर में किसान फलीदार या चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, तथा इसे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार या लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आइए सारणी देखते हैं 1.1 कि उर्वरक एवं खाद एवं अंतर। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस या प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोषक के तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। कि सारणी 1.1 में उर्वरक एक खाद के बीच अंतर बताएं कि खाद के लाभ। जैविक खाद या उर्वरक की अपेक्षा या अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसे मिट्टी भुरभुरी एवं शीघ्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विनिमय सरलता से होता है और इसे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इससे इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे के जोड़ों का द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का अंशांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है।
निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ कि पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं कुआं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल की निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो रहे हैं। जो मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते एवं परंतु कम कक्ष एवं विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं, जैसे मोट या घिरनी या चेन या पंप या टेडली या चार में रहट उत्तोलक या 1.4 ए से डी तक यहाँ दिखाए गए हैं कि दोस्तों 1 से 4 तक यहाँ दिखाए गए हैं कि पहला ए में ए से डी तक किस तरह के ये दिखाए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा ये दिखाएगा किस तरह से हम लोग जल का उपयोग कर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से ये करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जैसे चित्र मोट दिया गया है कि किस तरह मोट का उपयोग करते हैं घिरनी का, जिसमें किया गया ए में, और बी में चेन पंप का दिया गया है किस तरह के चेन पंप लगा हुआ है, ये चेन पंप द्वारा किस तरह से किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि चेन पंप किस तरह से ये करता है। और तीसरा दिखाया गया है कि किस तरह से ये डेडली दिखाया गया है कि ये सी में दिखाया गया डेडली किस तरह से उपयोग हम लोग करते हैं। और चौथा रहट दिखाया गया है कि किस तरह से ये रहट का उपयोग करते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए समानता पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या है? सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है, जैसे छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है और जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उद्धरण या पाइप नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप या निश्चित रूप से मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल जाता है। इसका छिड़काव पौधों और इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो तो छिड़काव, या लॉन या कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे चित्र 1.5 ए में दिखाए गए हैं किस तरह से, चित्र 1.4 में ड्रिल ए में दिखाए गए दोस्तों किस तरह से ये छिड़काव तंत्र है। यहाँ से इस तरह ये छिड़काव किया जाता है। जैसे हम लोग कॉफ़ी का खेती करते हैं इस तरह में, या चाय का करते हैं तो इस तरह में ये छिड़काव लॉन्ग कॉफ़ी खेती में कई इस तरह के किया जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस पहला था छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम था या छिड़काव तंत्र। दूसरा है ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंदे बूंद करके सीधे पौधे की जड़ें में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। जैसे फलदार पौधे, बगीचा एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है और इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 बी में इस तरह विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। आइए पढ़ते हैं खरपतवार से सुरक्षा। बूझों पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं और ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने का या निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक या जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है और फसल उगाने से पहले जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलता है। इससे खरपतवार पौधे या सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले से होता है और खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4,4-D या खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर या स्प्रे या फुहारा की सहायता से छिड़काव करते हैं और ये चित्र 1.6 में दिखाए गए। या चित्र 1.6 खरपतवार का छिड़काव कैसे किया जाता है इस तरह दिखाए गए। खरपतवार नाशी ये चित्र इसमें दिखाया गया चित्र 1.6 में। आइए आगे बढ़ते हैं।
खरपतवारनाशी छिड़काव कि क्या खरपतवारनाशी पर प्रभाव इसकी छिड़काव वाले व्यक्ति पर पड़ता है? जैसा पहले बताया, खरपतवार की वृद्धि के लिए समय-समय या पुष्पन या बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी छिड़काव के किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुँह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए और कटाई और फसल कटाई की महत्वपूर्ण कार्य, फसल पक जाने के बाद भी कटाई या काटना कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं और अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। तो कुछ अनाज या फसल को पकने के लगभग 3 या 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में यह धराती सहायता से हाथ द्वारा काटा दी जाती है, जिसे चित्र 1.7 द्वारा अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। या काटी गई फसलें बीज या दाने या दोनों फूसे से अलग करना, और जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये कार्य या कंबाइन या मशीन दरांती, कच्चियों को दरांती कहते हैं, दरांती कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखना। इसको दरांती कहते हैं, इसको याद करना, इस औजार को दरांती। इस कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। जैसे ये चित्र 1.8 में जैसे कंबाइन मशीन को दिखाया गया है, किस तरह से ये जो वास्तविक में हार्वेस्टर या थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है, जो छोटे खेतों वाले किसान एवं अनाज दोनों को पटक कटाई के बाद कभी-कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित हैं, वो जानना चाहते हैं इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में ये पड़ी फसल में आग लगने का खतरा होता है। और कर विनोइंग अलग करते हैं, इसको किस तरह अलग करते हैं? 1.9 में विनोइंग या फटकने वाली मशीन है कि किस तरह से ये अलग करते हैं। ये चित्र 1.9 में आप इसके बजाय कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, इसके लिए इसके बारे में आइए आगे बढ़ते हैं। कटाई पूर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है और औसत विन दोनों से या पड़ी या खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचालित रहती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, और क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फसल मिलता है, इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, और कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नाबिया एवं बिहू जुड़े होते हैं। भंडारण, तो कटाई के दौरान फसल जो हम लोग जो पर्व मनाते हैं, इस तरह से ये पर्व होते हैं दोस्तों, जो कटाई के दौरान होते हैं। कटाई के बाद जो होते हैं भंडारण 1.9 उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों का अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें या नमी या कीटों एवं सूक्ष्म सुरक्षित रखना होगा, या ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दोनों बीजों को सुखाएं या बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों को आक्रामक से अंकुरण के लिए उपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट फिरकों या जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्र या बाइंस में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण या साइलो या भंडारण गिरोह में किया जाता है, जिसे उनका मैंने अपनी मां को अपने अनाज लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियों के रखे देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों नीम की सूखी पत्तियों रखे देखा, आश्चर्य क्यों हुआ। जैसे अनाज भंडारण हेतु जैसे साइलो ये दिखाया गया किस तरह ये जंतुओं से भोजन, जैसे भंडारण के गिरोह के बोरे में अनाज का भंडारण किया जाता है, किस तरह से ये फिरकों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। जैसे चित्र 1.10 ए में दिखाया गया है कि 1.10 ए में दिखाया गया कि अनाज भंडारण किस तरह चूहे से कीटों चूहे से बी में भी दिखाया किस तरह से सुरक्षित रखे। नीम की सूखी पत्तियों को घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारण गिरोह में अनाज को फिरकों या सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक का उपयोग किया जाता है। जंतुओं से भोजन जैसे क्रियाकलाप अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका से बनाकर उसे पूरा कीजिए। जिसे दूध के स्रोत गाय, भैंस, बकरी, ऊँट होते हैं, उसी तरह ये अब इस तरह से भर सकते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में भी रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं और बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में भी अथवा फार्म पर पालने वाले या पालतू पशुओं को उत्तेजित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा आहार होता है दोस्तों। हमने क्या सीखा, पढ़ते हैं। इन शब्दों के बारे में भी पढ़ लिया दोस्तों, जो शब्द है नहीं पढ़ा तो इस पर वीडियो दोबारा देखना, इसे पढ़ लेना। आइए हमने क्या सीखा। हमने बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों का अपनाना होता है, और किसी स्थान पर उगाने जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे का फसल कहते हैं। भारत में फसलों के ऋतुओं के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है, और इस कार्य के लिए हम हल या पालट का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना या उनके बीच उचित दूरी रखना उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वयं बीजों को बोया जाता है, और सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है।
मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यक होती है और जिसे यह कार्बनिक या खाद्य उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नमी या किस्मों के आने से सहायक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि होती है। उचित समय और अंतराल पर फसल की जल देना या सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे का हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई एवं अर्थ की पकी या फसल के हाथों के मशीन से काटना और दानों में भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है दोस्तों। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। पशु को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, इसको आप प्रैक्टिस करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अभ्यास करना, इसको प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तक तो कुछ नहीं सीख पाएंगे इस चैप्टर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं धीरे धीरे सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्रियाकलाप दिया गया है, इसका परियोजना है, इस क्रियाकलाप को पढ़ना। भ्रमण अध्ययन का उदाहरण दिया गया है, किस तरह से भ्रमण या उदाहरण इसके दिया। केस स्टडी के लिए इसको आंसर राइटिंग में इसको पूछ सकते हो केस स्टडी के रूप में। थैंक यू दोस्तों, अगले दिन देखेंगे अगले चैप्टर। थैंक यू।